हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 5th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल जहाँ तक मैंने करवाया था उसके बाद जो आज आपका है उसमें आपका क्या चीज़ है। एक तो बेसिकली यही चीज़ है कि जो आपकी लेबर टर्नओवर कर चली जाती है उनकी कॉस्ट कैसे पड़ती है, मेन कॉस्ट उसकी क्या कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट जनरेट होती है उससे। एक हम इसके अंदर टाइम कीपिंग और बुकिंग के मेथड्स वगैरह करेंगे और उसके बाद एक आइडल टाइम को हम इसमें कवर करेंगे और जो इसके बाद बाकी ओवर टाइम वगैरह रह जाएगा उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आज जो है मैं इसको थोड़ा फास्टली इसलिए करवाऊंगी इस चैप्टर को क्योंकि बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं जो आपकी बार बार आ रही हैं। टर्नओवर में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, बार बार वर्कर्स का छोड़कर जाना अपने काम को, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या क्या कॉस्ट पड़ती है वो कहता है देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉस्ट, 2 तरह की कॉस्ट आपकी इससे जनरेट होती है। एक होती है आपकी प्रिवेंटिव कॉस्ट और दूसरी आती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट कौन सी होती है, जो वर्कर को अपने उसी काम पर बनाए रखने के लिए जो कॉस्ट करती है। मान लो आपके पास एक ए वर्कर है और वो बहुत ही एफिशिएंट है, अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है, लेकिन उस वर्कर को ये फील होता है कि उसकी सैलरी जो है वो कम है इन कंपेयर टू अदर। अगर कंपनीज़ में वो काम करेगा तो वहाँ के कंपेयर में उसकी अगर सैलरी आप कम देते हैं तो वो उसको क्या होगा, वो छोड़कर वहाँ से जाने की कोशिश करेगा। तो हमें अगर उसे अपने पास रखना है तो हमें कुछ उसको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, किसी तरीके से उसको जॉब पर बनाए रखने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे इसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके घर में एक छोटा बच्चा है और वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका होमवर्क करने में मन नहीं लगता, तो आप उसको किसी न किसी बहाने से कि बेटा आप ये नोटबुक का काम करोगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी, एक टॉफ़ी दूंगी, इस तरह से आप उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो काम कर सके। तो इसी तरीके से वो कहता है प्रिवेंटिव कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपके पास जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हैं, उनको इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए या इस तरह की एमिनिटीज़ प्रोवाइड करी जाएँ ताकि वो आपकी ही फैक्ट्री में कॉन्टीन्यूसली काम करते रहें। तो उसमें कौन कौन सी आती हैं, उसमें आता है जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, और उसके अलावा जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है कि जैसे कि डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट है या मेंटेनेंस ऑफ द गुड रिलेशंस है, मीन लेबर के और मैनेजमेंट के अच्छे रिलेशंस, क्योंकि अगर वहाँ रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट्स है तो वर्कर क्या करेगा, भाई मेरी तो चेयर जो है मुझसे खुश नहीं है या मैं अपनी चेयर से खुश नहीं हूँ और मैं यहाँ से छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए वो निकलने की कोशिश करेगा। या मेडिकल सर्विसेज वगैरह हैं उसको, ठीक है, उस तरह की बेनिफिट्स अगर उसको दे सकते हो। वेलफेयर से रिलेटेड जैसे कि आप किसी ओकेशन पर उसको कोई बोनस दे दें या उसके बच्चों का एडमिशन करवाने में आप हेल्प करें या आप उनकी फ़ीस देते हैं, तो इस तरह के। उससे अलग आप बहुत सारे जैसे प्रोविडेंट फंड स्कीम करवा सकते हैं, आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं अपने वर्कर का, ठीक है। तो ये है प्रिवेंटिव कॉस्ट जो कि उस वर्कर को उसी काम पर उसी फैक्ट्री में बनाए रखने के लिए होती है। उसके बाद दूसरी आती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है कि मान लो ए वर्कर था, वो काम छोड़कर चला जाता है आपके पास, जब वो चला ही गया तो उसकी जगह हमने क्या लिया, बी वर्कर, क्योंकि हमें तो अपना काम करवाना है। तो जो बी वर्कर को काम करवाने के लिए हमें जो जो खर्चे बेयर करने पड़े वो कौन कौन से होंगे। अब नया वर्कर आएगा तो हमें उसके लिए प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर करना पड़ेगा, हमें 10-15 वर्कर्स को बुलाना पड़ेगा, उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे काम करवा कर देखना पड़ेगा। हमें मान लो अपॉइंटमेंट हो गई तो वहाँ तक जो खर्चा है, चाय पानी का है या आपने किसी बाहर से व्यक्ति को बुलाया है उनको अपॉइंट करने के लिए, उसकी जो फीस दी, या पेपर वर्क हुआ, स्टेशनरी का खर्चा हुआ, या आपने एडवर्टीजमेंट दी है उस पर आपने कुछ भी किया है, तो वो सारा फिर आपने वर्कर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस पर ट्रेनिंग भी आती है कि आप काम सिखाते भी हैं उसको, चाहे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है, 2 दिन की है, 10 दिन की है, तो ट्रेनिंग टाइम में आपको पे तो उसको देनी पड़ेगी लेकिन आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी। उसके अलावा अगर नया वर्कर होगा तो कहीं ना कहीं आउटपुट में उसको एडजस्ट होने में, ठीक है, वो टाइम लगेगा। अगर मान लो आप कुछ इनएफिशिएंट है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा जितना ए करता था, वो सारी चीज़ें, अगर मान लो उसको मशीनरीज़ को डील करना नहीं आ रहा, मशीनरीज़ में तोड़ फोड़ ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, या स्पॉयलेज वगैरह है, डिफेक्टिव वगैरह है, वो सारी चीज़ों के खर्चे, बार बार एक्सीडेंट होते हैं वो भी खर्चे आपके इसी ट्रेनिंग की वजह से होते हैं कि ट्रेन अगर वर्कर नहीं है तो वो एक्सीडेंट भी बार बार होते रहेंगे। तो ये है बेटा आपके कि जो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ कॉस्ट आर बियर बाय द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ लेबर टर्नओवर। तो आपको ये दोनों बतानी पड़ेगी। एक प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है बनाए रखने के लिए अपने वर्कर्स को अपने काम पर, और दूसरी होती है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब बात करते हैं टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग की। तो कहता है टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग क्या होता है। टाइम कीपिंग होता है टाइम को देखना कि क्या टाइम है, और बुकिंग होता है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक
ठीक है। तो कहता है जो टाइम कीपिंग है वो आपका क्या आ जाता है कि ये नेसेसरी होता है कि एक वर्कर एक्चुअल में कितना टाइम फैक्ट्री में काम करता है, कितना वो प्रोडक्शन करता है, उसको नोट डाउन करना। टाइम कीपिंग क्या होता है, जैसे मान लो देखो टाइम कीपिंग तो हो गया, जैसे 9 बजे वर्कर आया, 5 बजे आपके पास गया। टाइम बुकिंग क्या होता है कि 9 से 5 बजे के बीच में उसने कितना टाइम काम किया, वो होता है टाइम बुकिंग, ठीक है। तो कहता है इसके अंदर हमें कुछ बातों का जैसे ध्यान रखना होता है, इसने पॉइंट्स दे भी रखे हैं बेटा इसके अंदर, ध्यान से अगर आप देखोगे तो। जैसे ये देखो, इसका फर्स्ट पॉइंट कहाँ से शुरू है, एंश्योर दैट द वर्कर्स आर एक्चुअली एट द वर्क इन द फैक्ट्री एंड प्रोड्यूसिंग द गुड्स। आपको ये ध्यान रखना कि वर्कर फैक्ट्री में तो है, क्या वो वाकई में प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा, हेल्प टू इम्प्लीमेंट द इंसेंटिव प्लान्स ऑफ द रेम्यूनरेशन लेबर्स के इंसेंटिव प्लान को ध्यान देना। कर्ब द टेंडेंसी ऑफ द पीस वर्क, ठीक है, उसके मतलब कितना यूनिट्स उसने बनाए हैं, कितना घंटे उसने काम किया है, इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, बुक कर कर रखना है। टाइम बुकिंग उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी इस टाइम कीपिंग और रिकॉर्डिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से मेथड है। सबसे पहले है मास्टर रोल। मास्टर रोल क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर। हम लोग भी, जैसे आप लोगों का भी एक अटेंडेंस रजिस्टर, आज आप कॉलेज में आए हैं तो आपका P हो जाता है, अगर नहीं आते तो आपका A मार्क हो जाता है। तो उसी तरीके से वर्कर्स का भी एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसमें उनके साइन होते हैं और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब ये दो तरीके का होता है, या तो आपका ये मैनुअल हो सकता है, मैनुअल में साइन, या फिर आपका जो हम ये अंगूठा वगैरह लगाते हैं, थंब इम्प्रेशंस वाले जो होते हैं ऑनलाइन, जिसको अटेंडेंस बोला जाता है, वो भी आजकल सिस्टम आ चुका है, तो वो भी आपका अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा एक टोकन मेथड होता है। टोकन मेथड में क्या होता है, एक वर्कर आता है गेट पर से एक टोकन उठाता है, मान लो उसने एक टोकन क्या होता है, एक सर्कल टाइप का, कोई नंबर्स होते हैं, नंबर 1 2 3 इस तरह से लिखे होते हैं। कई बार आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो आपको सामान को कैरी करवाते हैं, तो वो एक टोकन आपको देते हैं कि वापसी में आप ये टोकन वापस कर देना और इसका सामान आपका वापस मिल जाएगा। तो उसी तरीके से होता है, टोकन में क्या होता है, वर्कर को दे दिया जाता है उस टोकन को, वो अंदर कोई मशीन होती है, उस मशीन में ऐसे करते हैं जैसे हम ATM को करते हैं, और वहाँ पर उनका अटेंडेंस हो जाती है कि इतना, और वापसी में जब वो निकलते हैं तो उसी टोकन से वो अपनी अटेंडेंस लगा कर आते हैं और फिर उसको वापस सबमिट करा देते हैं। उसे कहते हैं आपका टोकन मेथड। तीसरा आता है टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक मेथड। टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक मेथड क्या होता है, इन और आउट का टाइम होता है। जैसे हम लोग करते हैं, हम आते हैं मंडे को कि 8 बजे हम आए, 12 बजे हम बाहर गए, फिर 1 बजे हम आए, फिर 5 बजे हम बाहर गए, उसमें हम अपनी अटेंडेंस साइन कर कर निकलते हैं कि इतना इतना है। उससे क्या होता है कि हमारे टोटल आवर्स पता चल जाते हैं कि हमने कितने आवर्स काम किया है। तो वो होती है हमारी एक टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक, जिसको बोला जाता है, वैसे भी टाइम रिकॉर्डिंग एक रजिस्टर्ड होता है पर इसको हम क्लॉक भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा टाइम बुकिंग और द टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड। टाइम बुकिंग और टाइम यूटिलाइजेशन में क्या आता है, तो कहता है एक बुकिंग का मतलब है आपने 9 से 5 घंटे काम करना है, और टाइम यूटिलाइजेशन का है कि आपने उस पर कितना काम यूटिलाइज, मीन डेली जो आपने काम किया उसमें कितना टाइम जो था आपने यूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो है कि जैसे आइडल टाइम कितना यूज़ किया है आपने, किसी काम की प्रोडक्शन कितनी पूरी की है, उस पर कॉस्ट क्या आई है, वेजेस कितनी आपको पे करनी है, आपका वर्क जो है एफिशिएंट है नहीं है, मीन डेली की क्या है। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक होती है डेली शीट, एक होती है वीकली शीट, और तीसरी होती है आपकी जॉब क्लर्क। देखो डेली शीट होती है जो डेली के वर्कर होते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं, तो उनकी शीट तैयार की जाती है। एक होता है वीकली बेसिस पर जो हफ्ते के हिसाब से काम करती हैं। एक होता है जॉब बेसिस पर, जैसे कि इस कमरे को वाइट वॉश करना है, एक जॉब दे दिया उसको, एक काम दे दिया आपने, 100 यूनिट तैयार करने, ये काम है उसका, दैट इज़ जॉब, ठीक है। तो उसको 100 यूनिट तैयार करने हैं, और वो जितने दिन में वो 100 यूनिट की कॉस्ट मान लो उसको कहते हैं 100 यूनिट तैयार करने 1000 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब वो चाहे उसे 1 दिन में करे, 2 में करे, 3 में करे, हमने टाइम को ध्यान ही नहीं रखना, हमने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 100 यूनिट जो उसको प्रिस्क्राइब क्वांटिटी क्वालिटी के बोले थे उसने दे दिए, उसको 1000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। तो वो होता है जॉब टिकट्स बेसिस पे, जॉब कार्ड बेसिस पे। अब डेली शीट टाइम शीट कैसे तैयार की जाती है उसको देखो। तो कहते हैं डेली टाइम शीट के इस तरह से होता है कि आपकी डायरेक्ट वर्कर्स जो है वो कितना है, ठीक है, इनडायरेक्ट काम कितना किया, डिस्क्रिप्शन काम की क्या थी, वर्क डन हो गया नहीं हो गया, टाइम शुरू में कितना लगाया, फिनिश कितने पर किया, कितने घंटे टोटल बने, कॉस्ट कैसे बनी, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें प्रोफॉर्मा। बेटा ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है टाइम बुकिंग का, और इस 2 मार्क्स में आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर कर कर इन तीनों के परफॉर्मे बनाने हैं 1 बाय 1, ठीक है। अब जरा देखो इससे अगला, वो कहते हैं अगले में क्या है, जैसे वीकली है, वीकली सेम उसी की तरह उसमें वीक्स बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है, कि वही चीज़ें आएंगी आपकी, बस यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरह से आ जाएगा। वहाँ डेली का होता था तो आवर्स बेसिस पर आता था, ठीक है, कर लोगे।
जॉब कार्ड क्या होता है, मैंने बताया था एक जॉब से रिलेटेड होता है, प्रॉपर कि आपकी जॉब है उस जॉब से रिलेटेड होगा। तो जॉब कार्ड के अंदर आप उस जॉब से रिलेटेड करोगे, ठीक है, कि आपको ये काम दिया गया, जैसे वाइट वॉश का हो गया, 100 यूनिट्स का हो गया, 100 पेयर ऑफ शूज़ का हो गया, 5 कुर्ती बनाने का हो गया, ठीक है। और मतलब इस तरह से जो यूनिट्स में काउंट होते हैं जिन चीज़ों को, तो उनको हम जॉब में स्पेसिफिकली करते हैं। ये परफॉर्म में बेटा आप लोगों ने ज़रूर करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन शॉर्ट मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ध्यान से प्रॉपर करना है। उसके बाद है कंबाइंड टाइम शीट और जॉब कार्ड अगर कंबाइन में तैयार किया जाता है तो आपका ये वर्कशीट तैयार की हुई है इसने, इसी बेसिस पर आपने ये वर्कशीट बनानी है कि पीस वर्क कार्ड कैसे बनता है। पीस वर्क में वही कि यूनिट्स कितने हैं, ठीक है, टाइम टेकन, यूनिट प्रोड्यूस्ड की बात आती है जब पीस वर्क की बात आती है। पीस का मतलब है एक यूनिट को बनाने में टाइम, हम उसमें टाइम को नहीं देखते कि कितना टाइम लगा, टाइम इज़ नॉट मैटर्ड, टाइम में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे हमने। अब यहाँ ध्यान देना है यूनिट्स पर। यूनिट्स में आपने ये ध्यान देना है कि वो प्रॉपर क्वांटिटी के हैं नहीं हैं, जिस डिस्क्रिप्शन में दिए कितने यूनिट्स आपने लगाए, कितना आपका बना है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्ड्स ऑफ द कैजुअल वर्कर्स एंड द आउट्स वर्कर। कैजुअल और आउट वर्कर में क्या फ़र्क होता है बेटा, इसको ध्यान से सुनना। देखो दो तरह के वर्कर इसने स्पेसिफिकली बोले हैं, एक होते हैं आपके कैजुअल वर्कर और एक होते हैं आउट वर्कर। कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, जो वर्कर आपके अपनी फैक्ट्री में आकर काम करते हैं। अब उनको काम करने के दो तरीके होते हैं, या तो उन वर्कर को हम क्या दें, डेली बेसिस पर दें, या मंथली या वीकली या सैलरी या वेजेस जो भी है। और दूसरे क्या होता है कि हम उनको पेमेंट जो है, जो आपके वर्कर्स हैं वो आपकी या तो टाइम के बेस पे उसको पेमेंट की जाए, ठीक है, या फिर उसको पीस के बेस पे दी जाए। पीस मतलब यूनिट के बेस पे दी जाए कि कितने यूनिट उसने बनाई, 100 बेडशीट तैयार की हैं, 4 कुर्ती तैयार की हैं, 5 पेयर ऑफ शूज़ किए हैं, ठीक है। तो उसको हम जब, तो ये हो गए कैजुअल वर्कर जो आपकी फैक्ट्री में आते हैं और कैजुअली आपके पास काम करते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं आउट वर्कर्स। आउट वर्कर्स कौन से होते हैं, जो आपकी फैक्ट्री से बाहर काम करते हैं, अपने घर से काम करते हैं, या फिर जो आपका कस्टमर होता है उसके घर जाकर काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने घर में जाके काम करने का मतलब, मान लो आपने कोई चीज़ तैयार करवानी है, आप वर्कर को ये बोलते हैं आप मेरे घर आकर ये काम कर दीजिए। तो कुछ इस तरह के वर्कर होते हैं जो कि आउट वर्कर्स बोला जाता है, जो कि या तो फैक्ट्री में काम नहीं करते, ठीक है, वो लोग फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। वो लोग कहाँ काम करेंगे, वो लोग फैक्ट्री से बाहर या तो अपने घर से काम देंगे या तो घर से सेवाएं देंगे, और या फिर वो वर्कर्स क्या काम करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं उनके वहाँ जाकर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर द लेबर्स। अकाउंटिंग प्रोसीजर में वो, अब इसको अकाउंटिंग प्रोसीजर को यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि जो वे शीट तैयार की जाती है उसका जो पैटर्न है या जो मेथड है, मतलब जो कहने का मतलब जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो आपको मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ आपको इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी। इसको हम अगली या तो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और या फिर इसको हम जब कोर्स शीट वाला चैप्टर करेंगे उसके अंदर करेंगे। ओके बेटा।